Hello and welcome back to my channel Crystallizing Ideas. In today's video, I'm going to talk about unit number 2 of block number 5, which is Society and History Marxist View. तो इसका फर्स्ट यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूँगी. सो विदाउट मच फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो. मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिटरेचर ने नो डाउट 20th सेंचुरी लिटरेरी थॉट्स और क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था. मार्क्सिस्ट का लिटरेचर को लेके जो थिंकिंग था वो आया था उनके सोसाइटी एंड हिस्ट्री के थिंकिंग से. मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री को इंसान ने ही बनाया है. दोनों मैन एंड वुमेन ने साथ मिलके काम किया, जिसने सोसाइटी को शेप दिया, एक्सपैंड किया. मार्क्सिस्ट ये मानते हैं कि इंसान की कैपेबिलिटी क्या है, उसका विल पावर क्या है, क्या चाहते हैं, ये सभी चीज़ें एक सोसाइटी को शेप देती है. तो इस बात का मतलब ये है कि इंसान का विल, उसकी इच्छा उसकी सोसाइटी को शेप देती है, ना कि कोई ऐसी चीज़ जो कहीं और से आ रही हो, कोई आउटसाइड फोर्स हो. और इसी वजह से मार्क्सिज्म इस आइडिया को क्लियरली रिजेक्ट कर देता है कि किसी ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है, आउट ऑफ द वर्ल्ड पावर है, जो ह्यूमन लाइफ को एस्टैब्लिश या डिटरमाइन करती है. क्योंकि उस टाइम के सारे फ़िलासफ़र्स एंड सोशल थिंकर्स ये मानते थे कि गॉड ही है जो इन सभी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर रहा है. और वो थिंकर्स बोलते हैं कि हमें वेट करना चाहिए किसी सुपर नेचुरल पावर का या मिरेकल का, जो इन सभी सोसाइटी में जो हो रहे इनइक्वालिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स को दूर कर सके. Marx, however, deviates from this point of view, stating that philosophers have so far merely interpreted the world, and the point, however, is to change it. तो वो बोलते हैं कि तब के फ़िलासफ़र्स ने एक स्टैंड पॉइंट लिया था जो उनके इन्वायरमेंट के बाहर था, और बहुत केयरलेसली उन्होंने एक दूसरे चीज़ पे लाइट दी, इंटरप्रिटेशन किया, जो एक दूसरा एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का. वो फ़िलासफ़िकल, वो एक मेडिटेटिव एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का. ये चीज़ सोसाइटी से जुड़ी ही नहीं हुई है. तो उनका सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन खेलने से सोसाइटी चेंज तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऐसे इंटरप्रिटेशंस टेंड टू गेट साइलेंट ऑन सोशल इश्यूज़. और ये बहुत केयरलेसली एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फ़िलासफ़िकल आइडिया है, इसके साथ जुड़ जाते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ के साथ जुड़ जाते हैं, और अल्टीमेटली यूज़लेस है ऐसे इंटरप्रिटेशन सोसाइटी को चेंज करने के लिए. तो इस आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन को हम थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं. तो स्पेसिफिकली द क्वेश्चन कि सिर्फ इंटरप्रीट करने से सोसाइटी क्यों नहीं चेंज होती. इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विल नेवर बी एबल टू अफेक्ट द गवर्निंग क्लास. अगर कोई सोसाइटी को इंटरप्रीट कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो किस चीज़ से जुड़ी हुई है, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, मिरेकल होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें रूलिंग क्लास को क्या इफ़ेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं. उनको इस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम जो क्लास सफ़र कर रही है, क्या उसको उस इंटरप्रिटेशन से कोई हेल्प मिलेगी कि चेंज कैसे लाना है, किस तरह से लाना है? नहीं. लेकिन फिर भी एक फ़िलासफ़र का ये काम ही है कि वो चीज़ों को इंटरप्रीट करे, एक्सप्लेन करे. इंटरप्रिटेशन भी बदलाव लाने के प्रोसेस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. बट जो मार्क्सिज़म है वो सिर्फ एक मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी थियोरी है, एक रेवोल्यूशनरी थियोरी है, जो सोसाइटी बदलने की ताकत रखती है. ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं करती, इंटरप्रीट नहीं करती, एक थियोरी है बदलाव का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्यू ऑफ सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री. तो मार्क्स इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, और जो आइडिया था कि हाउ अ सोसाइटी प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स वेल्थ विल डिटरमाइन इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लॉज एंड इवन रिलीजन. तो मार्क्स मानते थे कि सोसाइटी चाहे किसी भी स्टेज में हो, किसी भी पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट में हो, वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनने की तरफ आगे बढ़ती जाती है. तो जिन लोगों को सोशलिस्ट सोसाइटी का टर्म नहीं पता है, मैं उनको ये बता दूं कि ये वो सोसाइटी है जहां लोग ये मानते हैं कि सोसाइटी को एज अ होल प्रोडक्शन पे काम करना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी सारा काम चला रही हो और वही प्राइवेट कंपनी डोमिनेट भी कर रही हो. मार्क्स ने अपने टाइम के जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसको डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था, जहां लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू किया था. इसी इंसिडेंट ने मार्क्स को इंसाइट किया था टू राइट हिज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू.
तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अगर किसी लेबर को कम पैसे दिए जा रहे हैं कोई कॉस्टली चीज़ को बनाने के लिए, तो उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रोडक्ट की वैल्यू तभी होती है मार्केट में जिसका डिमांड ज़्यादा हो, हर कोई उसको ख़रीद कर पाए। और मार्क्स मानते हैं कि यही चीज़ कैपिटलिज़्म को बर्बाद कर देती है। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई पेन बनाया जिसके लिए वर्कर्स को बहुत कम पैसे दिए गए, जिसको बनाने के लिए से 10 रुपीज़ दिया गया वर्कर्स को, और जो कंपनी है उसको 500 में बेच रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हर सेलर को उस प्रोडक्ट को सेल करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी किसी सेलर को वो उनके जो अमीर बायर्स हैं वो मिल जाएंगे, और किसी किसी सेलर को बायर ही नहीं मिलेंगे। और उन वर्कर्स को तो इतने पैसे दिए ही नहीं गए थे जिनको जोड़कर वो उस पेन को ख़रीद सके। तो ये चीज़ उन बायर्स का धंधा उन सेलर्स का धंधा चौपट कर देगा, जिनको कोई बायर्स ही नहीं मिले। तो अब वो सेलर्स क्या करेंगे, वो अपना ही छोटा मोटा बिज़नेस चलाएंगे या बड़ा बिज़नेस चलाएंगे, खुद के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और वो फिर से यही चीज़ करेंगे, कम पैसे में प्रोडक्ट को बनाना और ज़्यादा पैसे में बेचना। और ये जो है, ये चीज़ फिर से जो नए ओनर्स हैं उनका धंधा चौपट कर देगा वो, और वो नए ओनर्स क्या करेंगे, फिर से अपना जो है नया धंधा करेंगे, कम पैसे में चीज़ों को बनाना, ज़्यादा पैसे में बेचना। तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो साइकिल है, ये एक गैप क्रिएट कर देता है रिच और पुअर में। जो रिच है वो रिच होते चले जाते हैं, जैसे कि जितने भी ओनर्स हैं वो अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर देते हैं और अपना काम उसके कम पैसे में उसको बना लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और ज़्यादा पैसे में बेचते हैं। और गरीबों को उतना पैसा नहीं मिलता उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, और कोई चीज़ जो वो मुश्किल से अफोर्ड कर भी लेते थे उसका भी प्राइस उन ओनर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए बढ़ा दिया, और उनको सैलरी तो उतनी ही मिलती थी जितनी शुरू से मिलती आई है। तो ऐसे गरीब और गरीब होते चले जाते हैं, और तो ऐसा करते करते गरीबों में क्रांति का जन्म होता है, वो रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसी से क्या होता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो है वो बर्बाद हो जाती है। फिर जो वर्कर्स है वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसको हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, हर कोई बना पाएगा, जहाँ हर किसी को सब कुछ मिलेगा। वो सब जो अमीर लोग गरीबों से छीन लेते हैं। इस चीज़ से सोशल कॉन्फ्लिक्ट, प्राइवेट ओनरशिप, नीड फॉर गवर्नमेंट, इवन रिलीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जिन सारी चीज़ों से अमीर लोग गरीबों को ऑप्रेस करते हैं। तब कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होगा, सब लोग इक्वल हो गए। बट ये सारी चीज़ें होने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो इन वर्कर्स को सही दिशा पे गाइड कर सके उनके रेवोल्यूशन में। लेकिन मार्क्स मानते हैं कि सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी चेंज नहीं हो पाएगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब सोसाइटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, उससे पहले भी तो कुछ था। जब अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट, ये बॉर्जोइस क्लास, ये क्लास डिवीज़न, ये सब कुछ नहीं था, तब भी तो कुछ था, तब भी तो लोग रहते थे एक दूसरे के साथ। तो हमें पहले ह्यूमन लाइफ के बारे में समझना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सोसाइटी वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा दूर हटकर हिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, जो इस सोसाइटी वाले कॉन्सेप्ट से बहुत बड़ा है, जो हमें एक कॉन्क्रीट पास्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में बोलती है और हमें आगे बढ़ने में भी हेल्प करती है। तो मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी और हिस्ट्री दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोड ऑफ प्रोडक्शन। बट उसको समझने से पहले हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, दैट इज़ सोशल रियलिटी। तो हम सोसाइटी में चेंज तो लाना चाहते हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट हम ऐसा कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे हाथ कंसीक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन से बंधे हुए हैं। हमारे पास इतने पैसे, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जो हेल्प कर सके रैडिकल आइडियाज़ को सोसाइटी चेंज करने में। हम एट द एंड ऑफ द डे हमारी जॉब, हमारे करियर, एजुकेशन, इन सब के सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगते हैं। हम में इतना करेज नहीं होता कि हम अपना सिक्योरिटी दाव पे लगा सके सोसाइटी के बदलाव करने के लिए, या सोसाइटी के बदलाव के बारे में कोई काम करे। नो मैटर हम कितनी भी बुरी सिचुएशन में रह रहे हो, कितनी भी अनजस्टिस हो रही हो हमारे साथ, हमें अपने करियर, जॉब सिक्योरिटी ही प्यारी होती है। ऑल वी केयर फॉर अ स्टेडी इनकम सो दैट वी कैन गेट सेटल्ड इन आवर रेस्पेक्टिव लाइव्स। तो ये मजबूरी की जो हथकड़ी हमारे हाथ में है, ये ही चीज़ सोशल रियलिटी का दूसरा नाम है।
Now moving on to our last and final topic of discussion, that is mode of production. सोशल रियलिटी हमें एक क्लियर पिक्चर देती है एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर का, मतलब उस सोसाइटी में क्या क्या एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह के प्रोडक्ट्स उस सोसाइटी में बनाए जा रहे हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ये एक्टिविटीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम यूज़ टू इट हो जाते हैं, आदत लग जाती है हमें इन एक्टिविटीज़ की। अगर ये एक्टिविटीज़ बुरे भी हो रहे हैं तब भी हम उसके नेगेटिव ट्रेट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम ऑब्लिवियस हो जाते हैं। ये एक्टिविटीज़ अगर हम करना बंद कर देंगे तो हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल में पड़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री दिन रात एक करके प्रोडक्ट्स बनाती है और वो प्रोडक्ट्स होलसेल मार्केट से होकर रिटेल शॉप्स में जाती है जिसको हम यूज़ करते हैं। इन प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से आता है। एक मार्केट होता है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच के गैप को भी फिल कर देती है। ये जो एक पूरा सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और हमारे लाइफस्टाइल का जीने का एक पार्ट बन चुका है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये इतनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ में कि ये हमारे हमें हर तरफ से इफ़ेक्ट करती है, बी इट साइक, मोरालिटी, कॉन्शियसनेस, एथिक्स। मतलब हम जीने के लिए हमारी मोरालिटी, एथिक्स जैसे चीज़ों को भी दांव पे लगा देते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मोरालिटी, एथिक्स के बारे में सोचें। तो ये सोचने समझने वाला काम हम इकोनॉमिस्ट के हाथ दे देते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि ये जो इकोनॉमिस्ट है ये सिर्फ पैसे बनाने के बारे में ही सोचेगा, वो साइक, कॉन्शियसनेस, एथिक्स के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि नो मैटर किसका क्या को पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती कि लाइफ कोई रेनबो नहीं है, लाइफ इतनी इजी नहीं होती और हमारी ज़िंदगी हमें रोकती है हर तरफ से कि हम जीने के लिए कोई और रास्ता या हम अपने मन का कोई काम करें। और दूसरी बात यह है कि जीने के लिए प्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मार्क्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। इस पॉइंट पे मार्क्स बोलते हैं कि मैन को एनिमल से बहुत तरह से डिस्टिंग्विश करा जा सकता है, जैसे रिलीजन, कॉन्शियसनेस एट्सेट्रा। जब एक इंसान अपना प्रोडक्ट्स खुद बना लेता है उसी इंस्टेंस वो एनिमल से डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी एक मटेरियलिस्टिक बन जाती है। द नेचर ऑफ इंडिविजुअल दस डिपेंड ऑन द मटेरियल कंडीशंस डिटरमाइनिंग देयर प्रोडक्शन. That was all for today's video. I hope you liked it. So see you in the next one. Thank you for watching.